the online classes of BA Part 3rd Year English Literature started by our own college, Srimati Ramkumari PG Mahila Mahavidyalaya. Students, आज हम नई पोएम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ए प्रेयर फॉर माई डॉटर. ए प्रेयर फॉर माई डॉटर, written by W.B. Yeats. W.B. Yeats. Okay. W.B. Yeats was born in 1865. Born in 1865. ठीक है? In Dublin. Born in 1865 in Dublin and died in 1939 and died in 1939. यानी 1865 में तो उनका बर्थ हुआ और 1939 में उनकी डेथ हुई और उनका जन्म डबलिन में हुआ. ठीक है? ओके. और ही वाज द पोएट ऑफ 19th and 20th सेंचुरी. ठीक है? यानी बीच के. ही वाज द पोएट ऑफ of 19th to 20th century. यानी बीच के पोएट थे. 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच के पोएट थे. ठीक है? कौन? W.B. Yeats. ओके. W.B. Yeats ने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं. W.B. Yeats की एक अलग से बुक चलती है एमए में जब आप पीजी करोगे. ठीक है? तो उसमें बहुत सारी पोएम्स आपको पढ़ने को मिलेंगी. जैसे द लेट आइसल ऑफ इंसफ्री है उनका, द विंड अमॉन्ग द रीड है. ठीक है? और सेवन रूट्स है. ऐसे बहुत सारी पोएम्स उन्होंने लिखी हैं. ठीक है? अब हम पोएम की बात करते हैं. द पोएम वाज रिटन इन 1990. This poem was written in 1919 में उन्होंने इस पोएम को लिखा था. 1919. ओके. अब है in this poem the poet is in a gloomy mood. ठीक है? Because he thought about his daughter. इस पोएम में जो पोएट होता है वो उदासी से भरा हुआ होता है. उसका मूड जो होता है वो निराशाग्रस्त होता है क्योंकि वो अपनी बेटी के बारे में सोच रहा होता है. उसकी बेटी जो अभी मुश्किल से हार्डली 3 महीने की भी नहीं हुई थी और पास ही पालने में सो रही थी, उसको देखकर पोएट जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो उठा. ठीक है ना? क्योंकि उसको लगा कि ये बेटी आगे चल के कैसे इसके अंदर संस्कार उत्पन्न होंगे. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कवि के मन में एक तूफान उठ जाता है. देखो, एक तूफान तो वास्तव में जिस समय उसने कविता लिखी या वो सोच रहा था तो वास्तव में तूफान बाहर चल रहा था और एक तूफान उसके मन में उठता है कि वो अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो उठता है. वो अपनी बेटी के भविष्य की आगे कल्पना करने लग जाता है कि मेरी बेटी के अंदर किस प्रकार के संस्कार उत्पन्न होंगे. ठीक है? कुछ इस प्रकार से इस कविता में बताया गया है. इसलिए उसने इस पोएम का नाम ए प्रेयर फॉर माई डॉटर दिया है क्योंकि
क्योंकि वो भगवान से विनती करता है इस कविता के अंदर कि भगवान मेरी बेटी को सुंदर तो बनाना, लेकिन अत्यधिक सुंदर मत बनाना। ठीक है ना, कि हे भगवान मेरी बेटी को सुंदर तो बनाना, लेकिन अत्यधिक सुंदर मत बनाना, क्योंकि अत्यधिक सुंदर महिलाएं पर पुरुषों को धोखा देती हैं। उसका ये मानना था। इस पोएम के अंदर वो बहुत सारे आपके एग्जाम्पल भी हमारे सामने प्रेजेंट करता है, जैसे मार्डोल का, ठीक है, वीनस का, जो कि वीनस कौन थी, सुंदरता की देवी थी, उसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। हेलन, जो कि आज तक के विश्व में सबसे सुंदर महिला हुई है, उसका उदाहरण प्रेजेंट करता है हमारे सामने कि जो अत्यधिक सुंदर महिलाएं होती हैं वो दूसरे पुरुषों को धोखा देती हैं। ठीक है, तो इसलिए वो अपनी बेटी को क्या है, इन चीजों से अलग रखना चाहता था। देखो हमारा जो W.B. ईट्स है, इसने एक मार्डबॉर्न नाम की रिवॉल्यूशनरी महिला थी, ठीक है, सुंदर थी, उससे इसने लव किया, प्यार किया। लेकिन मार्डबॉर्न क्या है, W.B. ईट्स को पसंद नहीं करती थी। ठीक है, उसने जॉन मैकब्राइड नाम का कोई व्यक्ति था, उससे शादी कर ली। हालांकि मार्डबॉर्न के शादी करने से W.B. ईट्स एक बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो ये सोचता है कि इसने मुझे धोखा दिया, लेकिन फिर वो एक पोएम लिखता है जो आपके पीजी में चलती है, व्हेन यू आर ओल्ड। व्हेन यू आर ओल्ड में वो मार्डबॉर्न को याद करके पोएम लिखता है, और मार्डबॉर्न के आगे फ्यूचर में जब वो बूढ़ी हो जाएगी, ओल्ड हो जाएगी, उस समय कैसी कैसी तकलीफें उसे सहन करने को मिलेगी, इसके बारे में उसने लिखा है। उसने लिखा है कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारी सुंदरता ढल जाएगी, तो जो ये आज तुम्हारे जो लवर्स हैं, जो तुम्हें पसंद करते हैं, वो आगे पसंद नहीं करेंगे, और तब तुम मेरे बारे में सोचोगी, मैंने जो किताबें लिखी हैं उनके बारे में सोचोगी, W.B. ईट्स के बारे में सोचोगी कि कैसे एक व्यक्ति था जो तुम्हें सच्चे मन से प्रेम करता था। वो कह रहा है ये सब जो आज तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं, ये व्यक्ति तुम्हें धोखा देने वाले हैं, ये तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी सुंदरता से प्यार करते हैं। यानी वो मार्डबॉर्न को यही समझाने की कोशिश करता है कि ये तुम्हारी आत्मा से नहीं बल्कि तुम्हारी चमड़ी यानी स्किन से लव करते हैं, क्योंकि तुम सुंदर हो और मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ। यानी ये तुम्हें फिजिकल लव करते हैं, जबकि मैं स्पिरिचुअल लव तुम्हें करता हूँ, आध्यात्मिक प्यार तुमसे करता हूँ, मन से प्रेम करता हूँ। तो ऐसा कुछ उसने मार्डबॉर्न के बारे में लिखा है। ठीक है ना। अब ये ए प्रेयर फॉर माय डॉटर है, ये भी ठीक वैसी है। वो कह रहा है कि भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरी बेटी को सुंदर तो बनाना, लेकिन अत्यधिक सुंदर मत बनाना, क्योंकि अत्यधिक सुंदर महिलाएं पर पुरुषों को धोखा देती हैं। ठीक है। और इसमें वो बहुत सारे प्राचीन महिलाओं के नाम अपने सामने रखता है, जैसे वीनस, हेलन, मार्डबॉर्न का, कि ये सुंदर महिलाएं थी, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी भूल की, और भूल करने के कारण इन्हें क्या है, जिंदगी भर ठोकरें खानी पड़ी, ऐसा वो सोचता है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी पोएम लाइन टू लाइन। Once more the storm is hollowing. Hollowing का मतलब होता है तेज हवाएं चलना, तेज हवाएं चलना, या तेज आवाज करती हुई जो हवाएं चलती हैं उनको हम कहते हैं होलोइंग। And half hid under the cradle hood and cover lid my child sleeps on। चलो लिख के इसको आपको समझाती हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसमें लिखते हैं आपको और समझाते हैं कि पोएट है वो क्या कहना चाहता है। कह रहे once
My child sleeps on. ये है। तो आप लिखोगे दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम ए प्रेयर फॉर माय डॉटर रिटन बाय W.B. Yeats। ये आपकी शुरुआती लाइन है, ठीक है ना, जहां से हमारी पोएम शुरू होती है। क्या कह रहा है? वंस मोर यानी एक बार फिर। स्ट्रॉन्ग, द स्ट्रॉन्ग मतलब तूफान। इज होलोइंग का मतलब होता है चलना, तेज हवाएं चलना। द स्ट्रॉन्ग इज होलोइंग यानी तेज हवाएं चल रही हैं, या तेज हवाएं जो चल रही हैं उनकी आवाज सुनाई दे रही है। एंड हाफ हिड, हाफ मतलब आधा, हिड का मतलब होता है कवर्ड, हिड का मतलब होता है कवर्ड। माई चाइल्ड यानी मेरा बच्चा। और यहाँ क्या था? ईट्स डॉटर के बारे में, ईट्स है वो अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा है। ईट्स डॉटर स्लीप्स ऑन यानी सो रही है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि तूफान है वो तेज हवाओं के साथ में बाहर चल रहा है, और कह रहा है जो मेरी बेटी है वो आधी डूबी हुई क्या है? सो रही है। जैसे बच्चा सोता है तो हम थोड़ा सा हल्का सा कपड़ा उसे आधा क्या है? आधे से ढक देते हैं ताकि बच्चा सोता रहे, है ना। हाफ हिड, सॉरी मैंने एक लाइन छोड़ दी बीच में, ये नहीं है इसके बाद में। एंड हाफ हिड, सॉरी इसके बीच में एक लाइन और आएगी है। अंडर दिस, ये लाइन आएगी पहले। अंडर दिस cradlewood, अंडर दिस cradlewood and cover lid my child sleeps on, my child sleeps on, ठीक है ना। So these are the opening lines of the poem A Prayer for My Daughter written by W.B. Yeats, ठीक है। Once more the storm is following and half hid under this cradlewood बोलते हैं हम पालने को, जिसमें बच्चा सोता है। And cover lid, और उसने ढक रखा है। My child sleeps on, यानी मेरी जो बच्ची है, डॉटर है, वो सो रही है। यहाँ जो पोएट है W.B. Yeats, वो हमें बता रहा है कि तूफान है वो तेज गति से बाहर चल रहा है, और पालने में आधी ढकी हुई मेरी जो बेटी है, बच्ची है, वो सो रही है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके ऊपर हाफ हिड के ऊपर। हाफ हिड, ठीक है। तो आप यहाँ ये लिखोगे हियर द पोएट uses alliteration और उसके बाद में हम लिखेंगे हाफ हिड, क्योंकि हाफ और हिड में एच का यूज हुआ है, ठीक है। अब आगे कह रहा है देयर इज नो ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है अड़चन। कह रहा है कोई अड़चन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, मेरी बेटी आराम से क्या है? पाले में आधी ढकी हुई सो रही है, यानी आराम से मेरी बेटी पाले में आधी ढकी हुई सो रही है, और बाहर तेज तूफान चल रहा है। ओके, बट Strawberry wood and one bare hill, whereby the haystacks and roots
लेवलिंग कह रहे हैं, बट ब्रोबरी वुड्स यानी ये जंगल है जो ईट्स को बहुत पसंद थे, ठीक है ना, जंगलों के नाम है। एंड वन बेयर हिल यानी एक अकेली वहां पे हिल पहाड़ी दिखाई दे रही है, वेयर बाय जहां से द हेस्टिक्स होता है सूखा घास, एंड रूफ लेवलिंग विंड होता है कि हवा इतनी तेज थी कि छतों व घास को जोरों से गिरा रही थी, है ना। जैसे कई बार क्या होता है, तूफान इतना तेज होता है कि उसके साथ में बहुत सारी चीजें उड़ के इधर उधर आ जाती हैं, जैसे सूखा घास, कई बार तो घरों की छतें भी उड़ के चली जाती हैं। तो जो पोएट है W.B. येट्स वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि तूफान बहुत तेज था, है ना, और तूफान तेज होने के कारण जो सूखी घास थी और क्या था, जो घरों की छतें वगैरह थी वो भी उसमें उड़ रही थी, मतलब सभी नहीं लेकिन कुछ छतों की वो बात कर रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि तूफान बहुत तेज गति से चल रहा था। और अभी पोएम स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि एक तूफान हमारे W.B. येट्स के मन में भी चल रहा था। वो तूफान क्या था कि वो अपनी बेटी को लेकर परेशान था, अपनी बेटी के भविष्य के बारे में चिंता कर रहा था। इसलिए जब वो इस पोएम को लिखता है तो वो टू एंड फ्रो मोशन यानी हलचल कर रहा था लगातार कमरे में, यानी इधर उधर घूम रहा था क्योंकि वो बेचैन था अपनी बेटी के भविष्य को लेकर। ओके, अब है ब्रेड ऑन द एटलांटिक। ब्रेड का मतलब होता है पैदा करना, उत्पन्न करना। ऑन द एटलांटिक, एटलांटिक जो समुद्र का नाम है, वहां से क्या है, ये जो तूफान था ये पैदा हो रहा था, उत्पन्न हो रहा था। कैन बी स्टेड एंड फॉर एन आवर आई हैव वॉक्ड एंड प्रेड। कैन बी स्टेड एंड फॉर एन आवर मतलब लगभग 1 घंटे से। आई हैव वॉक्ड एंड प्रेड यानी लगातार टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था। कौन? W.B. येट्स। एंड प्रेड फॉर हिज डॉटर, है ना, भगवान से क्या है, प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान मेरी बेटी को सुंदर तो बनाना लेकिन अत्यधिक सुंदर मत बनाना, ठीक है। ओके, बिकॉज क्योंकि, क्यों प्रार्थना कर रहा था भगवान से? बिकॉज ऑफ द ग्रेट ब्लूम, बिकॉज ऑफ द ग्रेट ब्लूम। देखो यहां पे उसने लिखा है बिकॉज ऑफ द ग्रेट ब्लूम, ग्रेट ब्लूम। ग्रेट और ब्लूम का मतलब होता है गहन निराशा, गहन उदासी, ठीक है ना, अत्यधिक निराशा, ठीक है। तो ग्रेट ब्लूम में फिर से एलिट्रेशन का यूज हुआ है ना, देखो ग्रेट और ब्लूम। तो आप लिख सकते हो यहां दोबारा, हियर या इन दिस लाइन द पोएट uses एलिट्रेशन, और दिखाओगे कहां एलिट्रेशन का यूज हुआ है? ग्रेट, ठीक है, ग्रेट और ब्लूम में, ग्रेट ब्लूम में किसका यूज हुआ है? एलिट्रेशन का यूज हुआ है, ठीक है। इससे पहले हाफ हिट में हुआ था, ठीक है। And for an hour I have walked and prayed because of the great gloom that is in my mind. That is in my mind का मतलब होता है जो कि मेरे दिमाग में चल रहा था, यानी उसके दिमाग में गहन निराशा भरी हुई थी। मैंने आपको अभी हिंदी में सारी पोएम की समरी बताई है कि हमारे जो कवि है, पोएट है W.B. येट्स,
को लेकर, अपनी बेटी के भविष्य को लेकर, क्योंकि वो बहुत अत्यधिक चिंतित है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि क्या, हे भगवान, मेरी बेटी को सुंदर तो बनाना, लेकिन अत्यधिक सुंदर मत बनाना। ठीक है ना, अभी बताया था, क्योंकि उसका मानना था कि अत्यधिक सुंदर महिलाएं पर पुरुषों को, दूसरे पुरुषों को धोखा देती है। ठीक है, तो इसलिए उसके माइंड में, द पोएट ऑफ द माइंड इज फुल ऑफ ग्रेट ग्लूम, गहन निराशा से भरा हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज यहीं तक करते हैं।